हेलो दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं हम नई क्लास नंबर 6 नागरिकता और सिटीजनशिप्स के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, आखिरकार नागरिक किसे कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पॉलिटी में आपको शब्द नागरिक लिखा मिलता है तो इसका मतलब वह है कि वह भारतीय नागरिक है, जबकि कहीं आपको व्यक्ति लिखा मिलता है तो व्यक्ति का अर्थ वह विदेशी भी हो सकता है और भारतीय भी। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार नागरिक और विदेशी में भारत के अंदर दो तरह के जो लोग रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले जो नागरिक होते हैं वे भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का अधिकार, विधानसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार, अन्य अधिकार। जबकि विदेशी नागरिकों को विदेशी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। जो विदेशी होते हैं वे किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। अब विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो मित्र राष्ट्र यानी कि वे देश जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनके नागरिक, जैसे रूस हमारा एक मित्र राष्ट्र है तो उसके जो नागरिक होंगे वे हमारे मित्र राष्ट्र के नागरिक होंगे। जबकि एक विदेशी नागरिक में होंगे जो शत्रु राष्ट्र होंगे, जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है। अब हम जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है उन पर ध्यान देंगे, जैसे विदेशी गिरफ्तारी व नज़रबंद के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। यानी आर्टिकल 22 आपने पढ़ा होगा, निवारक निरोध। तो इस कंडीशन में जो भी विदेशी नागरिक होगा उसे नज़रबंदी से सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध उन्हें सुरक्षित नहीं है। अगर किसी भी विदेशी को इस मामले में संदिग्ध पाया जाता है किसी भी क्राइम के मामले में, तो उसे नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नागरिकों को मिले विशेष अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी कि वे अधिकार जो सिर्फ केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे हम बात करते हैं पहला अधिकार आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर उनके आधार पर के विरुद्ध अधिकार। यानी कि जो भारतीय नागरिक होगा वह धर्म, मूल, जाति, लिंग व स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली बात करते हैं आर्टिकल की, आर्टिकल 16, लोक नियोजन में आरक्षण। यानी कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण केवल नागरिकों को ही प्राप्त होगा जो भारतीय नागरिक हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 19 हम देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय, यह स्वतंत्रता भी केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं हम, अनुच्छेद 29 व 30, संस्कृति, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 व 30 में दिए गए हैं। यह अधिकार भी केवल भारतीयों को ही प्राप्त होंगे। अगले अधिकार की बात करते हैं तो लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मताधिकार, यानी कि उन्हें लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, संसद व राज्य विधानमंडल की सदस्यता व चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल भारतीयों को ही होगा। नेक्स्ट अगला अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। यानी कि वही व्यक्ति इन पदों पर बैठ सकते हैं जो केवल भारतीय हैं। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपबंध की, आखिरकार संविधान में क्या बताया गया है। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसके बाद 1957, 1960, 1985, 1986, 1902, 1903, 1905 और 2015 में नागरिकता में संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक इतने संशोधन किए जा चुके हैं, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। अब हम आगे देखते हैं, संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब देखते हैं 4 श्रेणी के लोग किस प्रकार हैं। पहले, एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। यानी आर्टिकल 5 बोलता है एक व्यक्ति
जो भारतीय मूल का निवासी है और इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वही भारत का नागरिक बन सकता है। जैसी पहली शर्त यह है, उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। तो ये 3 कंडीशनों में से कोई एक शर्त वह पूरी करता हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। हम दूसरे आर्टिकल पर बात करते हैं। अनुच्छेद 6, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता और दादा दादी अविभाजित भारत, जब भारत का बंटवारा नहीं हो उससे पहले भारत में पैदा हुए हों, तो वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करे तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। अभी कंडीशन हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके लिए क्या कंडीशन दी गई है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्य भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। यह आर्टिकल 6 में लिखा गया है। नेक्स्ट अगली कंडीशन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 7 पर। तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 19, ये डेट आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है बच्चों, ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं पर आपको मार्क करना है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो सकता है और उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। यानी कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन किसी भी कंडीशन के कारण वह पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता और पुनः भारत में आने के लिए, पुनः भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक यहाँ रहना होगा। नेक्स्ट अगली कंडीशन हम देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी जब भारत का बंटवारा ना हुआ हो, या तो उसकी माता या पिता में से कोई एक या दादा या दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुए हो, लेकिन वह व्यक्ति अब भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिक तरीके से या पारदर्शी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकें, ग्रहण कर सकें। अब मैं आपको इन्हें समझा देता हूँ कि एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत से, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, वो भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन उसके दादा दादी माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, तो क्या उसका अभी तो आज भारत पर अधिकार उतना ही है, क्योंकि वह तो जब देश गुलाम था उस समय उसके दादा दादी माता पिता को गुलाम बनाकर यहाँ से ले जाया गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को अभी आज भारत पर अधिकार होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेशी होते हैं और उनके मूल निवासी यानी कि जो उनके दादा दादी नाना नानी कोई भी एक भारतीय होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस देश पर अधिकार रखते हैं और वे व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं। यह आर्टिकल 8 में कहा गया है। अब नागरिकता को अर्जन करने के अधिकार की आखिरकार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाती है, तो नागरिकता को अर्जन करने के 5 आधार हैं। पहले वंश, जन्म से इस देश की नागरिकता आपको प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, वंश के आधार पर, आप वंश के आधार पर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, पंजीकरण द्वारा भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र समावेशी द्वारा, यदि भारत किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है, किसी पर कब्जा कर लेता है, उस क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। अगली कंडीशन हम बात करते हैं आखिरकार नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से की जा सकती है। पहली, स्वैच्छिक त्याग, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बर्खास्तगी, यदि सरकार उसे बर्खास्त कर दे। तीसरा, वंचित द्वारा, यदि उसे वंचित कर दिया जाए। तो अब हम एक कंडीशन पर बात करते हैं, पहले स्वैच्छिक त्याग के बारे में। स्वैच्छिक त्याग, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु का हो, पूर्ण क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत
वह भारत का नागरिक नहीं रहता अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। यदि वह इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत में युद्ध व्यस्त हो या केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो अपनी आयु क्षमता का हो वह स्वयं अपनी इच्छा से इस देश की नागरिकता को समाप्त करके दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, लेकिन यह घोषणा उसकी तब मानी नहीं जाएगी यदि भारत में युद्ध चल रहा हो, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को स्वैच्छिक त्याग को मना कर सकती है। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता, यद्यपि इस तरह के बच्चे को की 18 वर्ष उम्र होने पर वह भारत का नागरिक बना रह सकता है। यानी कि अगर किसी के पिता द्वारा स्वैच्छिक त्याग से नागरिकता ले ली जाती है तो उसके नाबालिग बच्चे भारतीय नागरिक नहीं रहते, लेकिन अगर उसके बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो वह भारत का नागरिक बना रह सकता है, वह भारत का नागरिक बना रह सकता है। यह इस आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट, बर्खास्तगी। अगर सरकार उसकी बर्खास्त कर दे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिक स्वयं ही बर्खास्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी स्वयं ही भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत में युद्ध चल रहा हो। यानी कि यह कंडीशन भी यही है, अगर भारत में युद्ध चल रहा हो तो यह कंडीशन मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट, हम बात करते हैं वंचित द्वारा। अगर हम किसी व्यक्ति को वंचित कर देते हैं उस कंडीशन पर क्या होगा कि तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि अगर केंद्र सरकार चाहे तो भारतीय नागरिकों को बर्खास्त कर सकती है, जिसके लिए कंडीशन ये है यदि नागरिक फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो। यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, पहली कंडीशन। यदि नागरिक ने के प्रति अनादर जताया हो, यानी कि उसके प्रति कोई अनादर हो। तीसरी कंडीशन, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। यानी जब भारत युद्ध के समय किसी देश के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस व्यक्ति ने शत्रु देश के साथ मिलकर गैर कानूनी संबंध बनाए हों या राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। नेक्स्ट, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। यानी कि जब उसने पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो वह व्यक्ति भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। वह व्यक्ति जो भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो उसकी नागरिकता भी भारत में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, अगली कंडीशन पर हम बात करते हैं एकल नागरिकता। तो हम जानते हैं कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें हम सिर्फ केवल ये जानते हैं कि हम सिर्फ भारतीय हैं, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ की नागरिकता एकल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भारत में जो व्यवस्था है वह संघीय है, लेकिन फिर भी यहाँ नागरिकता केवल एकल नागरिकता को अपनाया गया है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में एक नागरिकता केंद्र की, सेंटर की और एक नागरिकता स्टेट की होती है, और भारत के अंदर सिर्फ एकल नागरिकता को अपनाया गया है। नेक्स्ट, अगली देखते हैं हम। लगातार 7 वर्ष से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली निकाय संसद है। यानी नागरिकता को समाप्त करना और नागरिकता को प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। अब मैं छोटी छोटी सी आपको टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे एनआरआई, आपने सुना होगा एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रीजनल इंडियंस। तो एनआरआई वे भारतीय होते हैं जो साल में आधे वर्ष यानी कि 6 माह 183 दिन देश से बाहर रहते हैं। उन्हें व्यक्तियों को एनआरआई की श्रेणी में रखा जाता है। वह व्यक्ति जो 183 दिन देश से बाहर रहते हैं, वह भारतीय व्यक्ति जो 183 दिन देश से बाहर रहते हैं, उन व्यक्तियों को एनआरआई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक मूल अधिकारों के बारे में। तो आज आपका टेस्ट है, यहाँ तक आपके सामने क्वेश्चन आप थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।